सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार, जो व्याकरण का सबसे पहला अंग हमने पढ़ा था। आज हम उसी के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण के बारे में। बच्चों, तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उसके नीचे कुछ वाक्य लिखा है। राम सो रहा है, तो हम देख सकते हैं चित्र में राम जो है वो सो रहा है। तो बच्चों, चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। एक वाक्य में 4 शब्द हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द कुछ ध्वनियों से मिलकर बना है। जैसे राम किससे बना है? र जमा आ जमा म जमा अ, यानी कि 4 ध्वनियों के मेल से। सो स जमा ओ 2 ध्वनियों के मेल से। रहा र जमा अ जमा ह जमा आ 4 ध्वनियों के मेल से। फिर आता है ह जमा ए 2 ध्वनियों के मेल से। इस प्रकार ये सभी शब्द क्रमशः 4, 2, 4 तथा 2 ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों के इससे छोटे और खंड नहीं किए जा सकते हैं। इन ध्वनियों को भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। यानी कि जो भी अभी हमने ये जो ध्वनियां पढ़ी वो क्या है? हमारे वर्ण, क्योंकि इनके अब और टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अब यहाँ जानेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णों के निश्चित तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। मानक हिंदी वर्णमाला, तो ये क्या है बच्चों? हमारी हिंदी की वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण होते हैं। पहले आते हैं स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। फिर आते हैं हमारे व्यंजन, जिसमें सबसे पहले आता है क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा। फिर आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। फिर आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ य, र, ल, व। फिर ऊष्म श, स, ह। फिर अतिरिक्त व्यंजन ड़ और ढ। संयुक्त अक्षर छ, त्र, य, श्र। अयोगवह अहं, अंग, अह, अ। आगत ध्वनियां अ, ज, फ। तो ये थी हमारी बच्चों वर्णमाला। अब हम यहाँ देखेंगे वर्णों के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, तो ये थे हमारे बच्चों 11 स्वर। अब अगला है हमारा स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। फिर आते हैं हमारे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर निम्नलिखित होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। फिर आते हैं हमारे प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग देर तक उच्चारण करने में किया जाता है। लिखते समय प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए उसे आगे इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे राम, ओम। यह भी जाने स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा होती है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है तथा यह सभी व्यंजनों में मिला होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वर को उनके साथ मिलाकर करते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं क जमा अ क, ख जमा अ ख, ग जमा अ ग। तो यानी कि हर व्यंजन के साथ
अ की मात्रा यानी कि अ स्वर लगाया जाता है। लिखते समय स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहले अपने मूल रूप में यानी कि अनार, आम, इमली, ईख आदि। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो स्वर है वो अपने मूल रूप में यानी कि जैसे उन्हें लिखा जाता है उसी रूप में वो इन शब्दों में प्रयोग हो रहे हैं। फिर आते हैं हमारे मात्रा के रूप में। प्रत्येक स्वर की निश्चित मात्रा चिन्ह होती है। व्यंजन के साथ जोड़ने पर स्वर का प्रयोग मात्रा की तरह होता है। जैसे आ की मात्रा इस प्रकार से होती है, क के साथ जुड़कर क जमा आ का बन जाती है। तो हमें यहाँ पे स्वर और उनकी मात्राएं दी गई है और उनको किस प्रकार से शब्दों में यानी व्यंजनों के साथ लिखकर शब्दों में लगाया जाता है। शब्दों में व्यंजनों के साथ लगाया जाता है। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती यानी कि कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती, लेकिन फिर भी वह हर व्यंजन के साथ लगाया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पर। ऐसे ही आ, पान, ई लिखा, ई चील, उ कुल, ऊ चूहा, री कृष्णा, ए सेब, ए पैर, ओ सोना, औ पौधा। हम यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिए, र वर्ण के साथ ऊ तथा ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे ना लगाकर बीच में लगाई जाती है। जैसे र जमा ऊ रू, र जमा ऊ रू। अब अगला है र ट ठ ड ढ तथा ज के साथ री की मात्रा नहीं होती है। श के साथ री की मात्रा जोड़ने पर श्री बनता है। इससे श्री श्र समझने की गलती ना करें। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित व्यंजन हैं। तो पहला क वर्ग, क ख ग घ अंगा, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ऊष्म व्यंजन श श स ह। तो ये थे बच्चों हमारे व्यंजन। अब हम यहाँ देखेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और फिर ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुंह के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क से म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। ऐसे ही अगला है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच का सा होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, परंतु जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऐसे ही अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुंह में ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी संख्या में 4 होते हैं, जैसे श, श, स, ह। ऐसे ही अगला है संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहा जाता है। इनका प्रयोग संस्कृत से आए शब्दों में होता है। ये निम्नलिखित हैं। क, श, अ, छ, त और इससे बनने वाले शब्द हैं क्षत्रिय, क्षमा, रक्षा। त जमा र जमा अ, त्र, जैसे त्रिकोण, त्रिशूल। ज्ञ, ज जमा य जमा अ, ज्ञ, जैसे ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान आदि। श जमा र जमा अ, श्र, जैसे श्रीमान, श्रीमती, श्रम। ऐसे ही अगला है हिंदी में कुछ अन्य संयुक्त व्यंजनों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे ह जमा र, ह्र, हस्व, हास्व, हास। द जमा य, द्य, विद्य, गद्य, विद्यालय। द जमा ध, ध, शुद्ध, बुद्ध, बुद्धि। ऐसे ही अगला है द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन स्वर रहित और स्वर सहित रूप में मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, जैसे च जमा च,
कच्चा, बच्चा, न जम न, अन्न, प्रसन्न, ल जम ल, लल्ला, छल्ला, ड जम ड, लड्डू, गुड्डू। अब अगला है हमारा र के विभिन्न रूप। जब र किसी व्यंजन से पूर्व आता है तो उसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर, परंतु जहां उसका उच्चारण होता है उसके अगले वर्ण पर किया जाता है, जैसे धर्म, कर्म, मार्ग आदि। जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के पश्चात आता है तो र का प्रयोग उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है। त, तथा ड के साथ र को वर्ण के नीचे के रूप में लगाया जाता है, जैसे प जमरा प्र, द जमरा द्र, क जमरा क्र, म जमरा म्र। ऐसे ही अगला है अतिरिक्त व्यंजन। हिंदी में ड़ और ढ दो अतिरिक्त व्यंजनों का प्रयोग भी किया जाता है। उनका उच्चारण ढ से भिन्न होता है, जैसे पेड़, पढ़, चढ़, सड़क। अब अगला है आगत ध्वनियां। विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने से कुछ विदेशी ध्वनियां भी हिंदी में प्रयोग की जाती है, जैसे औ। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में होता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी आदि। हम यहाँ देखेंगे नुक्ता, ज तथा फ। इनका प्रयोग अरबी तथा फारसी भाषा से आए शब्दों के साथ किया जाता है, इन्हें नुक्ता कहा जाता है, जैसे फसल, जख्म आदि। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे तथा पांचवें वर्ण एवं य, र, ल, व, ड़ को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अगला है महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण एवं श, श, स, ह, ढ महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे ही अगला है स्वतंत्र के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण करते समय स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण के करते समय स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। तो अघोष कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर में कंपन नहीं होती है उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं: क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स। अगला है सघोष व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन होने के कारण घोष उत्पन्न होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह संघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में दिए गए हैं और वर्ण दिए गए हैं कि कौन से उच्चारण स्थान के द्वारा कौन से वर्ण बोले जाते हैं। जैसे कंठ से क्या बोला जाता है? अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़ विसर्ग ह। तालु इ, च, छ, ज, झ, य, श। मूर्धा रि, ट, ठ, ड़, ढ, अण, र, श। फिर दंत त, थ, द, ध, ध, न, ल, स। ओष्ठ उ, प, फ, ब, भ, म। नासिक ड़, य, अण, न, म। अंग कंठतालु ए, कंठोष्ठ ओ, अ। दंतोष्ठ व। अब अगला है हमारा अयोगवह। अयोगवह स्वर तथा व्यंजन के बीच के वर्ण माने जाते हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद निर्धारित किया जाता है, परंतु ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है अनुस्वार यानी कि अंग। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। इसे वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लिखते हैं, जैसे हिंदी, कंस, डंडा आदि। ऐसे अगला है अनुनासिक यानी कि अ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख तथा नाक दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक
कहा जाता है। इसे वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं, जैसे चांद, माँ आदि। ऐसे ही विसर्ग, विसर्ग संस्कृत भाषा की ध्वनि है। इसका उच्चारण ह के समान किया जाता है। विसर्ग को वर्ण के सामने दो बिंदु लगाकर प्रदर्शित करते हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। अब यह भी जाने, जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कहीं, है, यहीं आदि। हलंत को हल चिन्ह भी कहा जाता है। इसका प्रयोग स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है, जैसे पठ, लिख आदि। बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।